गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पे, सुभाष चंद्र बोस के जीवन या लाइफ के बारे में। जैसा कि हमें पता है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति के अंदर या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनका जन्म 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। यानी कि 1897 से 1945 ईस्वी का काल सुभाष चंद्र बोस जी का रहा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे महान व्यक्ति या एक ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म तो उड़ीसा में लिया, लेकिन अपने कार्य, कर्म और बल बुद्धि के आधार पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी और अंग्रेजी प्रशासन की नींद आराम करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के अंतर्गत रहे। उनके जीवन परिचय में अगर बात करें तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ? कटक में हुआ। 1897 को कटक में हुआ, जो कि एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंधित रखते थे। बंगाली हिंदू परिवार से संबंधित थे और वो सुभाष चंद्र बोस जी गीता के कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उनके कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से मानते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके खुद के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार कहा भी था कि समस्त जीवन व्यक्ति का एक रणभूमि के समान होता है और यदि व्यक्ति उसमें विजयी रहता है तो उसे मान व यश मिलता है और यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो शहीद कहलाता है। इसलिए वो हमेशा कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा उनकी कटक में ही प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। लेकिन प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में कुछ समय तक वहाँ पे स्टडी करने के बाद, जहाँ पर यूरोपीय बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों का भेदभाव भारतीय बच्चों के प्रति काफ़ी नस्लवादी था, काफ़ी ख़राब व्यवहार था और जिसकी वजह से वो भारतीयों को नेटिव शब्द का यूज़ करते थे, नेटिव कहते थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस का और उन बच्चों के साथ झगड़ा सा रहा, जिस वजह से स्कूल के अंदर एक प्रकार से उनको उस स्कूल से निकाल दिया गया और 7 साल बाद उस स्कूल में बिताए 1902 से 1909 तक। और उसके बाद 12 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस कटक के ही दूसरे स्कूल रेवनसा कॉलेजिएट स्कूल के अंदर उन्होंने दाखिला लिया, चले गए। वहाँ से उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की शिक्षा पूरी की। वहाँ से मैट्रिकुलेशन की शिक्षा पूरी करने के बाद 10वीं की कक्षा करने के बाद फिलोसफी के अंदर दर्शन शास्त्र में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री ऑनर्स से हासिल की, जो कि उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर भी एक प्रोफेसर, एक इतिहास के शिक्षक E.F. ओटेन E.F. ओटेन ने भारतीयों के बारे में असभ्य और जंगली कहा, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो गया और उस कारण से उनके साथ काफ़ी खराब व्यवहार प्रोफेसर के साथ हुआ। भारतीयों के कि उन्होंने अपमान समझा और उसके बाद उन्होंने उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की सोची या उनके साथ झगड़ा किया, उनकी पिटाई कर दी, जिस वजह से उन्हें उस कॉलेज से अरेस्टिकेट कर दिया गया, कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले किसी भी कॉलेज में उनकी
एडमिशन नहीं होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद कलकत्ता के अंदर ही किसी दूसरे कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। वो आगे मास्टर डिग्री करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा के अनुसार 1919 ईस्वी में वो इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए। आईसीएस की परीक्षा पढ़ने के लिए लंदन चले गए और 1920 में, जैसा कि उनके पिता की इच्छा थी, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास भी कर ली। और कुछ समय बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने आईसीएस की नौकरी को छोड़ दिया। आईसीएस की नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। भारत में 1920 में नौकरी छोड़ने के बाद जब वो भारत वापस आए, तो भारत वापस आने के बाद उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी की नेतृत्व में। तो भारत वापस आने के बाद 1921 में वो महात्मा गांधी जी से मिले। 1921 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी जी से मुलाकात करने के बाद गांधी जी के आग्रह पर जब वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, तो वो राष्ट्रीय कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्य करने के लिए भी सहमत हुए, क्योंकि राष्ट्रीय कॉलेज में रहते हुए वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकते थे। महात्मा गांधी जी के आग्रह पर वो चित्तरंजन दास बसु जी से मिले और चित्तरंजन दास बसु जी से मिलने के ऊपर चित्तरंजन दास बसु जी को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और चित्तरंजन दास बसु के विचारों और से काफ़ी प्रभावित होकर के उन्हें अपने गुरु बनाया, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। 1921 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शामिल हुए। 1921 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए, फर्स्ट टाइम। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। इस बैठक में सुभाष चंद्र ने भी भाग लिया और इस बैठक में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने का जो प्रोग्राम था उसका विरोध करने के ऊपर एक चर्चा हो रही थी और उनका विरोध किस प्रकार किया जाए उसके ऊपर चर्चा हो रही थी और उनके विरोध चर्चा हो रही थी और विरोध करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी के तहत 1921 को सुभाष चंद्र बोस जी और उनके साथी को गिरफ्तार करके प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया। प्रेसिडेंसी जेल के अंदर उन्हें डाल दिया गया और जिस वजह से वो उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन, यहाँ पे करेक्शन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय पर सुभाष चंद्र बोस जी को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने उस निर्णय की आलोचना भी की। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था, उस समय पीछे हटने का आदेश देना किसी भी राष्ट्रीय विपत्ति से, राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। कहने का मतलब है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से वो खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने और जवाहरलाल और अन्य साथियों के साथ मिलकर के एक अन्य राजनीतिक पार्टी स्वराज्य दल का निर्माण किया, कांग्रेस से अलग। और स्वराज्य दल में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को एक अहम स्थान प्राप्त हुआ, अहम पद प्राप्त हुआ। 1929 ईस्वी में जब साइमन कमीशन कोलकाता पहुंचा तो उसके विरोध में आंदोलन करने की योजना बनाई। उसका विरोध करने में प्लान बनाना या उसके विरोध में आंदोलन करने में योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयासों से साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लगभग 1 लाख के आसपास लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। यानी कि इससे उनकी हम लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लोगों में कितने तेज़ी से कितने लोकप्रिय हो चुके थे सुभाष जी। उसके बाद उसी समय भारत सचिव ब्रिकेनहेड ने भारतीयों के को एक चुनौती दी। वो चुनौती क्या थी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को स्वीकार हो। उस चुनौती को भारत के लोगों ने स्वीकार किया और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के सदस्य मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में वो कमेटी
बनाएगी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे बाद में नेहरू रिपोर्ट कहा गया, और उस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने 1928 के कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, पूर्ण स्वराज्य की मांग शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। और मतलब 1928 के सम्मेलन में ये चर्चा हुई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, लाहौर में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया, और उस प्रस्ताव के ऊपर सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और पास कर दिया, और आने वाली 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, मनाए जाने का निर्णय लिया। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और उनके कार्य प्रणाली से, एक मतलब कुशल संचालन से उनका मतलब काफ़ी विश्वसनीय बन गए वो। और 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी उनके इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उनके काम करने के तरीके उनको पसंद नहीं थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को उनके विरोध खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी 1939 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जो मतदान हुआ उसमें विजयी रहे, और गांधी के कैंडिडेट के खिलाफ काफ़ी अधिक मतों से जीते। लेकिन वो कैंडिडेट बने रहना, कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गांधी को नाराज करके वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी, एक दल की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक पार्टी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक आंदोलन को और अधिक सक्रिय और चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते थे, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के प्लेटफॉर्म से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी एक्टिव और सक्रिय होकर काम कर रहे थे। 1940 के अंदर जब फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंग्रेज़ों का भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने की नीति का विरोध किया, उसके खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक ने सत्याग्रह चलाया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों पर राजद्रोह का केस करके, मुकदमा चला करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन बिना किसी मतलब पुख्ता सबूत के या बिना किसी बात के उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें उनके घर में नज़रबंद करने का निर्णय लिया गया। घर में जब वो नज़रबंद थे तब कुछ समय के बाद उन्होंने मौलवी के रूप में अपना रूप बना करके, मौलवी के रूप में पहचान बना करके वो घर से बाहर आए, घर से निकलने में कामयाब रहे, और रेलगाड़ी के माध्यम से पेशावर के रास्ते होते हुए सोवियत संघ, इटली और फिर जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस जी की मुलाकात हिटलर से हुई, और हिटलर से हुई, और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, आज़ाद हिंद का नेता नाम से संबोधित किया, यानी कि फ्राइज इंडी से फुहरर, जर्मन भाषा में फ्राइज इंडी से फुहरर यानी कि आज़ाद हिंद का नेता, इस नाम से संबोधित किया। 1941 में बर्लिन में आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की। 41 में बर्लिन में आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की, और 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस जी जापान में भी गए, वहाँ पर रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के माध्यम से, जिसे बाद में इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई, जिसे बाद में आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया, और उसकी कमान किसने, कप्तान मोहन सिंह ने संभाली थी। लेकिन मोहन सिंह की मृत्यु के बाद, गिरफ्तारी के बाद, सुभाष चंद्र बोस को उसकी कमान सौंपी गई, आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई,
और ये कहा गया कि एक सशक्त हाथों के अंदर आज़ाद हिंद फौज को कमान दी गई है। उसके बाद 1946 में जापान के प्रधानमंत्री के सहयोग से अंतरिम सरकार का गठन किया। भारत की अंतरिम सरकार 1946 में सुभाष चंद्र बोस और कुछ साथियों ने मिलकर के गठित की और उस अंतरिम सरकार को जर्मनी, इटली आदि देशों ने मान्यता भी प्रदान कर दी थी। 23 अक्टूबर 1943 को अपने उस अंतरिम सरकार के प्लेटफॉर्म से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज के युद्ध करने की घोषणा की। भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज युद्ध करेगी उसकी घोषणा की। और आज़ाद हिंद फौज काफ़ी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी भारत के एरिया से उसने अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज़ाद हिंद फौज के अंदर बहुत सारे अधिकारी, अफसर, कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने पूर्ण रूप से उस आज़ाद हिंद फौज में सहयोग नहीं दिया और कहीं ना कहीं जापान की सेना ने भी उस सेना का बहुत अधिक सहयोग नहीं दिया, जिस वजह से कुछ समय तक कामयाबी हासिल करने के बाद एक टाइम पर आज़ाद हिंद फौज हार गई। आज़ाद हिंद फौज हार का मुँह देख रही थी। उसी दौरान जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस हवाई जहाज़ के माध्यम से अपने साथी के साथ सोवियत संघ के लिए रवाना हुए तो वो हवाई जहाज़ 1945 में जब रास्ते के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर हालांकि अभी तक संशय बना हुआ है। उनकी मृत्यु को ऊपर अपने अलग अलग आयोग, कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन कुछ निकल नहीं पाया, कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी? इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो ओवरऑल जो हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो जान पड़ा है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो भारत के महान शख्सियत, महान नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में सहयोग दिया। उनका एक प्रसिद्ध नारा भी रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक विचारों पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं।